हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सीरीज की हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। फ्रेंड्स, आज हम इसमें देखेंगे कि हम पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि जो मनुष्य था वो पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में आखिर तक खाद्य संग्राहक था। वह धीरे धीरे से भोजन से भोजन का संग्रह करने से लेकर उत्पादन किस तरह करने लगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी जो सीरीज हमने शुरू की है वह सभी टीजीटी पीजीटी जो हिस्ट्री से दे रहे हैं, और जो एलटी ग्रेड में जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड, जो भी हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द ही पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चालू करने वाले हैं, तो आपको आपकी तरफ से हमें पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस वाले हैं। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा बच्चे से ज़्यादा जो जुड़ेंगे उसी सब्जेक्ट की सीरीज जल्द ही एनसीईआरटी की स्टार्ट की जाएगी। तो आप पॉलिटिकल साइंस की चाहते हैं, ज्योग्राफी की चाहते हैं या इकोनॉमिक्स की, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का इनका पार्ट बचता है वो जल्द ही कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के साथ। फ्रेंड, जो स्टार्टिंग होती है इसकी, ये एक नैनो है। ये अपने भोजन को, जो अपना भोजन खा रही है तो ये देखती है कि इसके भोजन में चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त है। तो ये इसी तरह से डिवाइड हो रही है कि हमारा अलग अलग एरिए का जो भोजन होता है वो अलग अलग क्यों होता है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के भोजन की, कि किस तरह का भोजन कहाँ पर किस तरह से उगाया जाता है, तो इस बारे में बात करेंगे। तो इस बारे में देखते हैं कि जो धान की जो खेती होती है, धान की जो खेती होती है, ये सही से देखते हैं कि जो धान की खेती होती है, धान की खेती के लिए गेहूं या जौ से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह के एरिया में ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर धान उगाया जा सकता है। और पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, तो पशु भी अपने अनुकूल वातावरण में ही रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ बकरी ज़्यादा आसानी से रह पाते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत करते हैं कि जो हम सेकंड चैप्टर है था हमारा, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो 12,000 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु बदलती रही जब मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ। तो अब जो है जिन वनस्पतियों पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया वे बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ इस बात गया, जिसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। बीज के डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीज का अंकुरण और उनके पौधों से निकालना आदि। अब इस तरह जो है लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा था। उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी। चिड़िया व जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ गए और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो इस तरह कृषक बनने की जो शुरुआत हुई है वो इसी तरह हुई है कि पहले उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किया कि कोई सी चीज़ कब पकती है, कब बड़ी होती है, किस तरह से होती है, चिड़िया और जानवरों से इनकी रक्षा कैसे की जाती है। ये तो बात हुई पशु पेड़ पौधों की, कि जो अनाज है उसका उत्पादन किस तरह किया। अगर बात करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने जानवरों को पालतू किस तरह बनाया। तो इन एनसीईआरटी में कहा गया कि जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये हम देख भी चुके हैं कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो जंगल कुत्ते के पूर्वज में आता था। अब धीरे धीरे लोग जो हैं भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने पास आने के लिए उत्साहित करने लगे। ये जानवर झुंड में रहते थे। ज़्यादातर घास खाने वाले जानवरों को ही ज़्यादातर पालन किया गया, क्योंकि वे ज़्यादा हिंसक नहीं होते थे। और जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा की गई और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह कृषक बने और अब किस तरह पशुपालक बने। अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया के बारे में फ्रेंड्स जानते हैं कि इन्होंने पौधों को और जानवरों की देखभाल करने से बसने की प्रक्रिया नाम दिया जा रहा है। अब जब हम पशुपालन करेंगे और फलों का, अनाजों का उत्पादन करेंगे तो हम एक जगह बस कर ही कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बसने की प्रक्रिया है इसमें क्या किया गया, पौधों और जानवरों का लोगों ने चयन किया कि वे उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो।
लोग ज़्यादातर उन पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज हों, शायद इसलिए कि डंठल अनाज के पके दानों को संभाल सके। मतलब थोड़ा सा मजबूत जो पौधा होता था उसी का ही वे चुनाव करते थे। ऐसे बीजों को संभाल कर रखा जाता था जिन्हें फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो आगे के लिए भी वे बीज बनाकर रखने लगे ताकि उन्हें धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ की जानकारी होती जा रही थी। उन्होंने जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक जो मतलब ज़्यादातर जो इंसान को मारकर ना खाने वाले हों। तो इसमें पाले गए जानवरों में कृषि के लिए अपनाए गए पौधे यानी कि जो भी जानवर थे वे जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रही थी, लगभग 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जो हम भोजन करते हैं वो भी इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से स्टार्ट हुआ है। अब कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसलों में हम पहले भी देख चुके हैं गेहूं और जौ आते हैं। और पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? पहले कुत्ता है, फिर भेड़ बकरी है और फसलों में गेहूं और जौ की फसल। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। एक नवीन जीवन शैली का स्टार्ट हो रहा है। ऐसी उससे क्या कहते हैं कि किसी पौधे के बीज को बोकर हम जब देखते हैं तो उसे विकसित होने में कुछ टाइम लगता है। ऐसे होता है कि कोई भी फसल 2-4 महीने से मतलब इतना टाइम लेती है कि हाँ बड़ी होगी, पकेगी, उसके बाद ही उसमें बीज आएगा। तो अब क्या हुआ कि जो लोग थे वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने लगे। अब 2-4 महीने एक जगह रहेंगे तो उन्हें फसलों का तभी ज्ञान होगा कि कौन सी फसल किस मौसम में पक रही है। फसलों के पकने तक फसलों पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से सुरक्षा करने, इसमें बहुत से काम अब शामिल होने लगे। कटाई के बाद अनाज का बहुत उपयोग जो है संभल कर करते थे वे। अनाज को भोजन और बीज मतलब उससे भोजन भी करेंगे, उससे बीज को अगले टाइम के लिए संचय भी करके रखते थे। तो इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े बर्तन, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढे खोदे, इस तरह उनका भंडारण भी किया। जानवरों की बात होता है चलते फिरते खाद्य भंडार। इन्हें जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा जा रहा है? कि जानवर बच्चे देते हैं। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, जानवरों की देखभाल की जाए तो उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है और हमें मांस भी मिलता है। तो भंडारण का एक ही तरीका है। ये भंडारण का तरीका हो गया। आरंभिक कृषि और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। ये मानचित्र जो बताया प्रश्न संख्या, ये आप लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें आप देख चुके हैं। इसमें देखते हैं अब क्या बताया गया है कि पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है कि कृषि और पशुपालन की बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए एरिया। आगे देखते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो हड्डियों के नमूने के अध्ययन करते हैं। इसमें हड्डियों के नमूने में पौधे और पशुओं की हड्डियां जो मिली हैं उसमें कुछ जले हुए अनाज के दानों के अवशेष भी मिले हैं। ये या तो गलती से जल गए होंगे, जानबूझकर जलाए गए। तो इनकी जो पहचान है वो हो जाती है इससे कि किन किन फसलों के दाने मिल रहे हैं, किसके जले हुए मिल रहे हैं। क्योंकि जो नॉर्मल बीज होता है वो नष्ट हो जाता है, जलने के बाद ही कुछ ऐसे अवशेष मिल जाते हैं कि हाँ जलने के बाद रह जाते हैं वे। अब देखते हैं कि हमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस किस जानवर के, किस किस अनाज के साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी जो लिस्ट है ये आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें मैच करती हैं फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैच भी करती हैं कि ये चीज़ यहाँ से भी मिली है और दूसरी जगह से भी मिली है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें कहाँ से। वो ऑप्शन में जो शुरुआती पूछा जाएगा वो एक ही ऑप्शन आता है। देखते हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी ये मिलते हैं मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से। ये मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में कल आपने वीडियो में देखा होगा कि ये वे एरिया पड़ता है जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी वाला है ना, वहाँ पे पड़ता है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में रिलेटेड है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में एरिया है, ये यहाँ से पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। जब मैं कह रही हूँ चुप हो जा 2 मिनट के लिए। मिट्टी पर खुरों के जो निशान मिले हैं वे मिले हैं महागधा से। महागढ़ा ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला एरिया है। गेहूं और दलहन की बात करें तो ये गुफरकाल आधुनिक कश्मीर का एरिया है, वहां पर पड़ता है।
नेक्स्ट देखते हैं गेहूं, दलहन, कुत्ते और मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बुरजहोम आधुनिक कश्मीर से। गेहूं, हरे चने, बैल, भैंस, इनके जो साक्ष्य मिले हैं वे मिलते हैं चिरांद आधुनिक बिहार से। चिरांद कहाँ पड़ता है? आधुनिक बिहार में। ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, स्वर के साक्ष्य हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से। हल्लूर कहाँ है? आधुनिक आंध्र प्रदेश में। वहां पर क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, स्वर आदि के। काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, स्वर के साक्ष्य पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में एरिया है, यहाँ से पढ़ते हैं। जिन जगह पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही है, मतलब इनमें से अनाज और हड्डियों के अवशेष कम जगह मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। अब स्थायी जीवन की ओर शुरुआत किस तरह हो रही है? स्थायी जीवन की ओर देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजहोम आज वर्तमान जो कश्मीर है वहाँ पर लोग गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास क्या कहा जा रहा है? गर्तवास कहा जा रहा है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये शायद ठंड के मौसम में इससे उन्हें सुरक्षा मिलती होगी और उन्हें आग जलाने के अंदर और बाहर, मतलब जो गर्तावास था उसमें अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पत्थर के औजार मिल रहे हैं और ये पत्थर के औजार जो पुरापाषाण युग के औजार थे जो हम पहले देख चुके हैं उनसे भिन्न है। यानी कि अब जो है स्थायी जीवन की जब शुरुआत हो रही है तो ये बात हो रही है नवपाषाण युग की। इसमें कुछ औजार ऐसे भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना किया गया, पॉलिश भी चढ़ाई गई, पॉलिशदार जो औजार हैं वे बनने लगे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों की अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। ओखली और मूसल का देखा होगा फ्रेंड्स आपने, यूज आज भी किया जाता है। तो कई साल पहले भी, हजारों साल पहले भी, मतलब ओखली मूसल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ जो औजार थे उनका यूज भी, जो पहले ही औजार थे उनका यूज भी, प्रयोग भी लगातार हो रहा था, लेकिन नए नए औजार भी जैसे हड्डियों के औजार आदि भी बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण युग के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन पर अब अलंकरण वाले बर्तन बनाए जाने लगे। कैसे बर्तन बनाए जाने लगे? अलंकरण वाले बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। गेहूं, चावल, दलहन जैसे अनाज अब जो है भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई। इसके साथ अब कपड़े बुनने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कपास जैसे आवश्यक पौधे को भी उगाया जाता था। अब ये बात करते हैं कि क्या ये परिवर्तन एक जगह आए होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स कि सभी परिवर्तन जो है एक ही जगह एक ही समय पर आए हों। तो लगातार धीरे धीरे कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे। कई धीरे धीरे उन्होंने खेती और पशुपालन का अब जो काम था वो अपना लिया। अब बहुत जगह लोग मौसम के हिसाब से बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते, तो अलग अलग एरियो में अलग अलग व्यवसाय किए जा रहे थे। अब रीति रिवाजों की बात करते हैं। पुरातन बहुत सारी, मतलब रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कहते क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहा गया, मतलब उन्हें एक नाम दे दिया गया। जो कृषि पशुपालक का समूह था उन्हें जनजाति कहा जा रहा था। कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो शायद संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हों। जनजाति के बारे में थोड़ी सी दिया गया है पॉइंट, ये देखते हैं हम कि जनजातियां छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। ये इनके सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने आदि पेशे अपनाते थे। अधिकांश महिलाएं खेती का सारा काम करती थी। जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने, फसल काटने तक काम सीमित था। बच्चे पौधों की देखभाल करते, चिड़िया व जानवरों को दूर भगाते। फसलों को, जो स्थिर महिलाएं हैं, फसलें जो दाव कर, मतलब शायद कूट कर, अनाज को दबाकर या अनाज कूटती पीसती थी। पशुओं को बड़े बड़े, जो पुरुष थे पशुओं के बड़े बड़े झुंड चराते थे। बच्चे छोटे झुंडों को चराते थे। जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। इस तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने और झोपड़ियां आदि बनाने का काम साथ साथ करते थे। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी।
कुछ व्यक्तियों को नेता भी मान लिया जाता था। ऐसा होता था कोई बड़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, नौजवान योद्धा है या फिर पुरोहित है, तो हो सकता है उसे नेता मान लिया जाता हो। और वेश्य महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थी। उनकी भाषाएं, संगीत, कहानी, चित्रकारियां भी शामिल थी। उनके अपने देवी देवता होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान, जो भी मतलब ये है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी नहीं बोल सकते उसे, एक तरह से बोलते हैं कि जो भी उनके एरिया में आता था वो पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिसका प्रयोग सभी एक साथ करते थे। गरीब अमीर में कोई खास अंतर नहीं था। जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ हम देख चुके हैं, पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, जो हमने कल वाली वीडियो में देखा था। उसमें जहाँ पे सुलेमान और किरथर वाला एरिया था, पहाड़ियों वाला, वहाँ पे मेहरगढ़ है। उसे अगर आप देखना हो तो आप लास्ट वीडियो में एक बार जाके मैप को चेक कर लीजिएगा। मेहरगढ़ की बात करते हैं। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। फ्रेंड्स, हम जो फर्स्ट चैप्टर था इसका, हम इसमें पढ़ चुके थे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया और भेड़ बकरी पाला। आज एक नया नाम हमारे सामने आ रहा है, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ वही एरिया है जहाँ पर सबसे पहले गेहूं जौ उगाया गया, सुलेमान किरथर पहाड़ियों वाला, और वहाँ पर भेड़ बकरी पाली गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर खुदाई में जो पहले के स्तर हैं, स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली हैं। हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल हैं, और बाद के स्तरों से भेड़ बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं, और ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिली हैं। आपको पता है कि एक जगह खुदाई करने में लेयर वाइज कुछ ना कुछ अलग अलग मिलता है, तो उन्हें अलग अलग स्तरों का माना जाता है। कुछ पहले स्तर के, दूसरे स्तर के, इस तरह से। तो जो सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो इस तरह ही पुरातत्वविद इनकी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। अब क्या पता चल रहा है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। 4 या ज्यादा कमरे होते थे। शायद कुछ भंडारण के काम भी आते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब पहले और बाद के स्तर की बात आ गई है। इसे मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ, जो ये लास्ट की लेयर होती है, फोर्थ लेयर जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये सबसे प्राचीन है। इसके बाद की लेयर, जैसे पहले इस जगह मकान बने होंगे, फिर कुछ टाइम बाद वे नष्ट हो गए, तो इसके बाद इसी के ऊपर अगर कुछ और बना लिया गया तो उसके अवशेष मिलते हैं। इसके बाद इसे नष्ट होने के बाद कुछ और बना लिया तो इसके अवशेष, और सबसे लास्ट में जो फर्स्ट नंबर की वो है, वो सबसे नवीन लेयर मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अब कि मृत्यु के बाद, ये मेहरगढ़ की ही बात हो रही है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। तो बकरी कहाँ मिली है? बकरी को दफनाया कहाँ गया है? मेहरगढ़ से। और शायद इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ में जो बकरी का चित्र है वो देखिए व्यक्ति के साथ दफनाई गई है। देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, दाऊजली हेडिंग का। दाऊजली हेडिंग की बात करें तो दाऊजली हेडिंग को भी हम लास्ट जो मैप आया था हमारे सामने कल की वीडियो में, उसमें हम देख चुके थे। यह चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो याद रखना, दाऊजली हेडिंग से क्या मिला है? खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ पर जेटाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर जो है चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल में काष्ठास्म क्या होता है फ्रेंड? जो अति प्राचीन लकड़ी होती है जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठास्म के बर्तन और औजार मिल रहे हैं। जेटाइट पत्थर मिल रहा है, और खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे लिए किसी वजह से यूजफुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप
हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल एनसीईआरटी, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ कितने बच्चे किस सब्जेक्ट से अपना टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड देने रहे हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो जीएस वाला पोर्शन आना है एलटी ग्रेड में उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करना है और एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और शुरू करनी है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं पॉलिटी की स्टार्ट करूँ या फिर ज्योग्राफी की या फिर इकोनॉमिक्स की। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।